हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 7 अगस्त है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्राइमरी में जो शिक्षक भर्ती आने वाली है उसे दो वर्गों में, दो कैटेगरी में बांटा गया है, ग्रामीण और नगरीय। आपको ये भी पता है कि नगरीय क्षेत्रों में जितनी भी रिक्तियां हैं उन रिक्तियों के सापेक्ष फिलहाल तो जितने भी 11,000 के आसपास पद प्राप्त हुए हैं, अब उनका जो ऑनलाइन अध्याचन है ये भी आयोग को मिल चुका है और आयोग इसके लिए पाठ्यक्रम जारी करने जा रहा है। हालांकि सेम पाठ्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र की जो वैकेंसियां रहेंगी प्राइमरी में उसके लिए भी जारी किया जाएगा। दोनों को मिलाकर देखा जाए तो नगरीय क्षेत्र में फिलहाल प्राइमरी के लिए कुल 11,000 के आसपास पद रिक्त हैं और जो अध्याचन प्राप्त हुआ है ये 11,508 पदों का प्राप्त हुआ है। अगर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो गांव वाले स्कूल हैं, अगर उसमें देखा जाए तो रिक्तियों की संख्या कई गुना ज़्यादा है। यहाँ पर 11,000 तो यहाँ पर 45,000, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर 45,000 से ज़्यादा पद रिक्त होने का अनुमान है। दोनों को मिलाकर देखा जाए तो 45,000 और 11,000 लगभग 56,000 के आसपास, या यूँ कहें कि 56,000 से 57,000 के बीच में कुल भर्तियाँ होने वाली हैं मिलाकर प्राइमरी में शिक्षक भर्ती के लिए। फिलहाल दोस्तों इसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो नगरीय में और ग्रामीण में दोनों में पाठ्यक्रम तो सेम रहेगा, लेकिन फिलहाल जो पाठ्यक्रम जारी करने जा रहा है आयोग, उसका फ़ायदा दोनों ही कैटेगरी के अभ्यर्थियों को मिलेगा। और जो नगरीय क्षेत्र के 11,508 रिक्त पद हैं तो फिलहाल अब उनके लिए जो परीक्षा पाठ्यक्रम है वो जारी किया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने परीक्षा पाठ्यक्रम विशेषज्ञों के माध्यम से तैयार भी करा लिया है। इसका परीक्षण कराने के साथ जल्द ही इसे जारी किया जाएगा, ये खबर मिल रही है, ताकि प्रतियोगी जो हैं वो उसी अनुरूप अपनी तैयारी शुरू कर सकें। तो फिलहाल दोस्तों शिक्षा सेवा चयन आयोग पोर्टल पर मिले अध्याचन का अर्हता के क्रम में परीक्षण करा रहा है। इसके बाद परीक्षा पाठ्यक्रम जारी करने के साथ परीक्षा के पैटर्न की भी जानकारी वेबसाइट पर दी जाएगी। आयोग भर्ती विज्ञापन जारी करने के साथ परीक्षा की संभावित तिथि भी जारी करेगा। इसके अलावा शिक्षक भर्ती प्रशिक्षण प्राप्त प्रतियोगी नगर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के लिए भी भर्ती विज्ञापन जारी की जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मिला जुलाकर प्राइमरी में तो शानदार वैकेंसी आने जा रही है, लगभग 56,000 से ज़्यादा पदों पर, लेकिन इसमें आवेदन वही लोग कर पाएंगे जो लोग बीटीसी यानी कि डीएलएड किए हुए हैं। बीएड वालों को इसमें कोई भी अवसर नहीं मिलने वाला है दोस्तों। लेकिन एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। आपको पता ही होगा कि विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुल 107 पद हैं और ये जो मामला अटका हुआ है 2022 से अटका हुआ है। पहले तो ये था कि इसमें जो एलिजिबिलिटी थी वो एनटीए के मुताबिक थी, तो उसको चैलेंज किया गया। बाद में कोर्ट के द्वारा इसे एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के मुताबिक किया गया। दोबारा से फॉर्म लिए गए, लेकिन इसे फिर रद्द किया गया और अंतिम रूप से यानी कि 2026 तक, 28 अप्रैल 2026 तक जो लोग एलिजिबल थे उनसे आवेदन लिए गए। और यही वजह थी कि पहले 28 मतलब कि 28 जुलाई को परीक्षा कराई जानी थी, तो उसको 19 अगस्त को कराए जाने के बारे में बात कही गई थी। लेकिन अर्हता को लेकर हाई कोर्ट में दायर याचिका में 12 अगस्त को प्रस्तावित सुनवाई को देखते हुए चयन आयोग 19 अगस्त की परीक्षा टालने जा रहा है। हालांकि ये परीक्षा कोई बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है और इसमें बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल नहीं हो रहे हैं। आयोग जब चाहेगा इस परीक्षा को करवा लेगा। अगर 19 अगस्त की परीक्षा अगस्त में ही करवाना चाहे तो भी वो करवा सकता है, क्योंकि जो संख्या है, जो एस्पिरेंट हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन अब अखबार यहाँ पर लिख रहा है कि 19 तारीख को जो परीक्षा होनी थी इसकी, 19 अगस्त को ये परीक्षा टलेगी। तो फिलहाल दोस्तों अगर 19 अगस्त की परीक्षा टल भी रही है तभी मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ऐसा नहीं कि किताब बंद होनी चाहिए और इसे ऊपर अलमारी के ऊपर आप रख दें, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आपकी स्टडी जो है वो चलते रहना चाहिए, बिकॉज ऑफ इंजन को स्टार्ट होने में ज़्यादा फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है। तो जितना भी पढ़ रहे हैं उसको आप पढ़ते रहें। हाई कोर्ट के आदेश पर आयोग ने 28 अप्रैल 2026 तक सभी अर्ह अभ्यर्थियों से 20 जुलाई तक आवेदन मांगे थे। यही कारण था कि पूर्व में 28 जुलाई प्रस्तावित परीक्षा 3 सप्ताह के लिए टालनी पड़ी थी। हाई कोर्ट ने 9 दिसंबर 2022 को इसे रद्द किया था। तो फिलहाल अभी तो आप मान चलिए कि आपकी परीक्षा जो है 19 अगस्त को ही हो रही है।
अब जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है। हालांकि बहुत सारे लोग भरोसा कर लेंगे इस न्यूज़ पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यूज़ गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपनी पढ़ाई को ब्रेक मत कीजिए, ठीक है। बाकी जो भी नोटिस आएगी उसके मुताबिक देखते हैं कि परीक्षा कब होती है। जब 25% प्रश्न ही गलत तो अंक पुनर्वितरण से न्याय असंभव। टीजीटी अंग्रेजी का मामला हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि जो भी प्रक्रिया अपनाई गई और अगर इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न गलत पाए जा रहे हैं तो निश्चित तौर से अगर आप अंकों का पुनर्वितरण शेष प्रश्नों में कर रहे हैं तो इससे जो है न्याय अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा। फिलहाल दोस्तों ये भी कहा गया कि जैसा कि आप जानते हैं आयोग ने स्वीकार किया था कि पेपर में 29 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस थे और बाकी जो 4 प्रश्न थे वो गलत थे, यानी कुल 33 प्रश्न जो लगभग 25% बनते हैं। कोर्ट ने MOU तथा SOP की भी जांच की। यह तथ्य सामने आया कि प्रश्न पत्र बनाने के लिए बाहरी एजेंसी से MOU समझौता किया जाता है। एजेंसी हर परीक्षा के लिए अलग प्रश्न बैंक और सॉफ्टवेयर बनाती है। इसके बाद ऑटोमेटेड रैंडमाइजेशन से पेपर के 2 सेट तैयार होते हैं। चेयरमैन इनमें किसी एक सेट की ID रैंडम चुन लेते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में यह जांचने की कोई व्यवस्था ही नहीं है कि रैंडम चुने गए प्रश्न सही हैं या सिलेबस में हैं। MOU के क्लाज 21 में सिर्फ आर्थिक दंड का प्रावधान है। यदि एजेंसी गलत प्रश्न देती है तो उसे ब्लैकलिस्ट करने की बात नहीं है। इस पर आयोग के सचिव ने कहा कि MOU में ब्लैकलिस्ट का प्राविधान जोड़ने के लिए आयोग तैयार है। प्रश्न पत्र जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी की दूसरी परत बनाने पर भी विचार किया जा सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि 29 प्रश्न ही गलत माने गए हैं, जबकि आपत्ति 37 प्रश्नों पर थी। शेष 8 प्रश्नों का ब्यौरा भी दिया जाए। तो फिलहाल अभी जो मामला है कोर्ट में है, 17 तारीख तक वो जो 8 प्रश्न हैं वो भी सामने आ जाएंगे जिसे आयोग सही मान रहा है या फिर उनको इससे 37 प्रश्नों में शामिल नहीं कर रहा है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर कोर्ट काफ़ी सख्त है। कोर्ट ने कहा कि कई बार आधे प्रतिशत अंक से भी चयन सूची बदल जाती है, तो ये तो बहुत बड़ा परसेंटेज है। सो इस पर जो है आयोग ने जो भी यहाँ पर कदम उठाए हैं या जो भी कदम उठाने जा रहा है उसको जो है कोर्ट में उसे बताना जरूरी है। फिलहाल दोस्तों TGT 2022 हिंदी के एक उत्तर पर आपत्ति, चयन से वंचित अभ्यर्थी पहुंचे उच्च न्यायालय। आपको पता ही है कि TGT 2022 हिंदी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और अब यहाँ पर केवल एक प्रश्न ऐसा है जिसके आधार पर जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं वो कोर्ट पहुंच चुके हैं और फिलहाल उन्होंने इसी एक प्रश्न पर मतलब बहुत सारे साक्ष्य लगा दिए हैं और ये भी कहा है कि 11 पाठ्य पुस्तकों के संदर्भों को अभ्यर्थियों ने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। मामला ये है कि हिंदी विषय में जो उत्तर कुंजी 6 जुलाई को जारी की गई थी उसमें प्रश्न संख्या 102 के प्रश्न पुनरुक्ति दोष किस श्रेणी का है कि उत्तर में विकल्प D अर्थ दोष को सही माना गया था और अभ्यर्थी भी कह रहे हैं कि यही सही है। इसके बाद जब परिणाम के साथ 28 जुलाई को अंतिम फाइनल आंसर की जारी हुई तो इस प्रश्न के विकल्प C वाक्य दोष को सही बता दिया गया और मामला यहीं से फंस गया। इससे असंतुष्ट 17 अभ्यर्थियों ने आयोग अध्यक्ष सचिव को संबोधित प्रत्यावेदन में बताया है कि पहली उत्तर कुंजी के अनुसार उनका चयन हो रहा था, लेकिन दूसरी उत्तर कुंजी के मुताबिक वो बाहर हो रहे हैं, जबकि इसमें जो उत्तर बताया गया यानी कि पहले में जो उत्तर था वो सही था, जो सुधार किया गया वो गलत है। तो मामला कोर्ट में भी है और प्रत्यावेदन में दिया गया है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां होनी नहीं चाहिए थी। शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन बढ़ा है, अच्छी बात है। अध्यक्ष को 2.25 लाख से 2.25 लाख, सदस्यों को लगभग 1.5 लाख से 2,05,000 रुपये वेतन अब दिया जाएगा और इन्हें निःशुल्क सरकारी आवास और आवास न मिलने पर 10,000 ग्रेड पे के अधिकारियों के लिए निर्धारित दरों का HRA दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं, जैसे कि ECC एजुकेटर लाभ का पद नहीं, ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई अवैध। तो मामला प्रयागराज से है और इसमें एक ग्राम प्रधान ECC एजुकेटर के पद पर भी था तो उसे हटाने की बात कही गई थी। मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि फिलहाल ECC एजुकेटर जो है वो लाभ का पद घोषित नहीं किया गया है और इस आधार पर ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई जो है वो अवैध है।
तो इसके अलावा एक और खबर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, SC ST और OBC आरक्षण आर्थिक नहीं। ये दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। जितने भी अभ्यर्थी SC ST OBC के हैं वो ध्यान से इस बात को सुने, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात की जा रही है और इस पर एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। सरकार से जब कहा गया कि इस पर स्पष्टीकरण दे, तो सरकार ने कहा कि SC ST और OBC आरक्षण ऐतिहासिक और सामाजिक पिछड़ेपन पर आधारित है, न कि केवल आर्थिक स्थिति पर। केंद्र सरकार ने उस याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है, जिसमें आरक्षित श्रेणियों के भीतर आय आधारित उप कोटा लागू करने का आदेश देने की मांग की गई है। तो भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से शीर्ष अदालत में एक हलफनामा दाखिल किया गया। हलफनामे में कहा गया कि याचिका में आरक्षण पर नीति बनाने के लिए न्यायिक निर्देश मांगे गए, जो कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसे परमादेश यानी कि रिट ऑफ मैंडमस के जरिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में SC ST OBC और EWS श्रेणियों के भीतर आय आधारित प्राथमिकताएं शुरू करके और उप वर्गीकरण बनाकर आरक्षण की अधिक न्यायसंगत नीति विकसित करने के लिए सरकार को आदेश देने की मांग की है, ताकि प्रत्येक आरक्षित श्रेणी के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्राथमिकता मिल सके। केंद्र सरकार ने याचिका पर कहा कि अनुच्छेद 341 के तहत SC, 342 के तहत ST और अनुच्छेद 342A के तहत OBC की पहचान करने वाली संवैधानिक व्यवस्था केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर बदलाव की अनुमति नहीं देती है। सरकार ने स्पष्ट किया कि इन सूचियों में शामिल करना ऐतिहासिक, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर आधारित है और राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित सूचियों में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो हैं वो निकल के सामने आ रही हैं और यहाँ पर मुझे लगता है सरकार कहीं न कहीं सही भी है। कुछ वर्गों की हालत, भले ही उनके पास आर्थिक रूप से संपन्नता है, लेकिन फिर भी वो समाज में उतने सम्मानित नहीं पाए जाते हैं। और सोशल मीडिया जब से आया हुआ है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इस समय लगभग हर जाति के लिए जो एक ग्रुप बन रहा है, उसमें मतलब सिर्फ ये ग्रुप आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ाने का ही काम कर रहे हैं, बस हम ही महान हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एनीवे, जो कार्यरत शिक्षक हैं और जिनके लिए TET अनिवार्य कर दी गई है, अगर TET पास नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो फिलहाल इसके लिए सरकार ने एक सरल उनके लिए रुख अपनाया है, मतलब एक स्पेशल TET कराने के बारे में विचार चल रहा है, पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। तो ऐसे अध्यापकों को राहत मिल सकेगी जो सेवारत हैं और TET पास नहीं हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगर वो TET पास नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो इनके लिए फ़िलहाल अब जो कार्य योजना है वो शुरू की जा रही है। AEDO पेपर लीक मामले में रोशन ने आंसर की देने वालों के नाम बताए। ये मामला बिहार से है। AEDO सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, ये परीक्षा रद्द भी हुई थी। और फिलहाल ये जो खबर है कि पेपर लीक में शामिल बायोमेट्रिक कर्मियों सहित गिरोह के कई सदस्यों का नाम EOU को बताया है। EOU को शुक्रवार तक रोशन की हिरासत मिली है। इसके बाद उसे बेऊर जेल भेजा जाएगा। और ये देखिए अंतिम खबर है कि TRE-4 विज्ञापन से पहले STT कराने की मांग हो रही है, ताकि ऐसे अभ्यर्थी भी TRE-4 में शामिल हो सकें जो कि अभी STT पास नहीं है। आपको पता ही है कि वहाँ पर कक्षा 9, 10 और 11, 12 में शिक्षक वही बनता है जो बिहार की STT पेपर 1 और क्रमशः पेपर 2 परीक्षा को पास करता है। तो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि STT होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर अध्याचन प्राप्त हो चुका है और विज्ञापन जारी करने की तैयारियाँ भी चल रही हैं। और ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल जो खबर मिली थी, तो मतलब ये पता चल गया है कि जो TGT PGT 2026 आने वाली है, उसके लिए नियमावली में हल्का सा चेंज किया गया है। और जो चेंज हुआ है उसको अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में धन्यवाद।